जय हिंद। जय भारतवर्ष। मेरा नाम कृष्ण मोहन है। इसके पहले मैंने जो मैथ्स पे गणित पर जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने संख्या पद्धति बताया था आपको, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो संख्या पद्धति में मैंने बताया था आपको कि संख्या क्या होती है। तो संख्या क्या होती है तो आपने जाना कि जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, भौतिक मात्राएं हैं, उनको दर्शाने के लिए, उनका आकलन करने के लिए, संख्यात्मक रूप से बताने के लिए ही हम संख्या का प्रयोग करते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि भौतिक मात्राओं को मापने के लिए संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। अब ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। आप पहले इसके पहले जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपकी मेमोरी फिर से रिफ़्रेश हो जाएगी। तो संख्या के कितने प्रकार पढ़े थे हमने? 7 प्रकार पढ़े थे। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर्स? जो 1 से शुरू होती हैं, जिनकी गणना 1 से प्रारंभ करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर्स। होल नंबर्स किसे कहते हैं? तो संख्याओं का वह समुच्चय जिसमें शून्य भी शामिल हो, तो उसे हम कहते हैं होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। इसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसे कहेंगे? तो ये वह समुच्चय है, वह यूनियन है, वह समूह है, वह संग्रह है जिसमें सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, शून्य भी आता है और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। तो ये हमने पढ़ा था पूर्णांक तक, इंटीजर्स तक। और इनके कुछ गुण भी पढ़े थे हमने, प्राकृतिक संख्याओं के, पूर्ण संख्याओं के और पूर्णांक के। इनके गुण क्या थे? इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? इनकी प्रॉपर्टी ये थी कि ये या तो इवन हो सकते हैं, या तो ऑड हो सकते हैं, या प्राइम हो सकते हैं। मतलब इवन माने सम, सम संख्या, नाम से ही पता चलता है, जिसको हम बराबर बराबर भागों में बांट सकें। ऑड यानी विषम, जिनको हम बराबर बराबर भागों में बांट तो सकते हैं, लेकिन वहाँ दशमलव का इस्तेमाल करना पड़ता है। और पूर्ण संख्या के रूप में इनको नहीं लिखा जा सकता ऑड को। मतलब अगर भागों में बांटेंगे तो वैसे तो हम पूर्ण संख्या के रूप में लिखते ही 1 3 5 7, लेकिन जब इनके भाग करेंगे तो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आएंगे। और प्राइम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वो संख्याएं जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, केवल एक का भाग जाए या उसी संख्या का भाग जाए, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स इस तरह के हो सकते हैं। इनके गुण क्या होते हैं? इनके गुण ये हो सकते हैं कि वो इवन हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं, या प्राइम हो सकते हैं। इवन माने सम, यानी जिनके बराबर बराबर भाग किए जा सकें। ऑड यानी विषम, यानी जिनके बराबर बराबर भाग ना किए जा सकें, या बराबर बराबर भाग बिना दशमलव के ना किए जा सकें। और अभाज्य संख्याएं जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल उसी संख्या का भाग जाता है या एक का जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स, या इन्हीं को हमने बोला परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी बटे क्यू के रूप में। तो पी बटा क्यू, अब पी और क्यू क्या होंगे? तो पी और क्यू पूर्णांक होंगे, इंटीजर्स होंगे। वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, इवन जीरो भी हो सकते हैं। वो इर्रेशनल नंबर्स कौन से कहलाएंगे? तो वे नंबर्स जिनको हम रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते, रेशनल पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो इर्रेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी वो। और रियल नंबर्स किन्हें कहा गया? तो रियल नंबर्स वे संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ऐसा संघ, ऐसा संग्रह, ऐसा समूह जिसमें परिमेय संख्याएं भी रखी जा सकें और अपरिमेय संख्याएं भी। अब देखिए, जब हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी तो परिमेय संख्या में हमने बोला कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो पी और क्यू क्या है? तो पी और क्यू इंटीजर्स यानी पूर्णांक हैं। पी भी पूर्णांक है और क्यू भी पूर्णांक है। और पी और क्यू कैसे पूर्णांक होना चाहिए? तो को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य माने ऐसी संख्याएं, जैसे हमने लिखा 3/5, ऐसी संख्याएं
जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणज ना हो या विभाजक ना हो। जैसे हमने 3 का अगर गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड, तो 3 गुणे 1 आएगा। 5 के किए तो 5 बन जा 5, ये आएगा। तो इसमें कोई भी एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणज या भाजक नहीं है। तो P/Q क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स में। और इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, तो वे संख्याएं जिन्हें PQ के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है। और फिर पढ़ा था हमने वास्तविक संख्याएं। तो जितनी भी रेशनल परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, इनके समुच्चय को, समुच्चय ने मैंने बताया था आपको कि सर्पिल ब्रैकेट में, ठीक है, हम जिन संख्याओं को लिखते हैं तो इसी को हम बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय को दर्शाने का यही तरीका है, करली ब्रैकेट, या इसी को हम सर्पिल ब्रैकेट कोष्ठक कहते हैं। सर्पिल कोष्ठक या अंग्रेजी में कहते हैं करली ब्रैकेट। तो ये दर्शाने का तरीका है समुच्चय को। असल में बहुत सारी घटनाओं को, ये संख्याएं जो हैं, घटनाओं को हम संख्यात्मक रूप से प्रकट करते हैं। संख्या पद्धति में हम यही पढ़ते हैं। अभी आगे समझ में आएगा और अच्छे से आपको। और बहुत सी बातें तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जो आपको पहले से ही आती है। तो रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो, समूह हो, यूनियन हो। और अनरियल नंबर्स, तो इनके अलावा हम बोलते हैं कि वास्तविक संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। अब वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाएंगी, नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे, होल नंबर्स भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे, रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो सब रियल नंबर्स कहलाएंगे। और अवास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे? तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग हमें ऋण के रूप में प्राप्त हो। तो जिसका रिजल्ट ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसका हम वर्ग करें। जैसे धन 2 का वर्ग करें, अगर धन 2 का वर्ग करें तो भी 4 प्राप्त होगा, ऋण 2 का वर्ग करें तो भी 4 प्राप्त होगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका हम वर्ग करें और हमको रिजल्ट ऋण में प्राप्त हो। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमको रिजल्ट ऋण में प्राप्त होता है, उन्हें अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। यह संख्या और संख्या पद्धति हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी जिनका अस्तित्व है, जिनको हम देख रहे हैं और जिनकी हम गणना कर सकते हैं, और उन्हीं गणनाओं को, अब फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक वर्ल्ड, भौतिक संसार कितना विशाल है और यहाँ पर कितने प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। जैसे पृथ्वी की गति, सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी, और इस तरह की हमारा जो शरीर है, शरीर को भी हम एक पिंड मान लें। हमारा रक्त संचरण हो रहा है, कैसे संचरण हो रहा है, उसको कैसे गति मिल रही है। ये सब भौतिक मात्राएं हैं जिनको हम गणना कर सकते हैं, गिन कर बता सकते हैं। ये पूरा हम विज्ञान में पढ़ते हैं और विज्ञान में भी हमको संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए हम संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। अब रही बात कि संख्या का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि उसको हम किसी को बता सकें, या किसी ने हमको बताया तो हम उसको समझ सकें। तो इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में विधि दी गई है कि सबसे पहले आप संख्या का प्रकार पढ़ लीजिए, उसके बाद इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके बताइए। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमारे पास संख्या रेखा होना चाहिए। चलिए बना लेते हैं संख्या रेखा। ये हमने बना ली संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर देखिए, अगर हम कोई केंद्र में 0 मान लें यहाँ पर, तो 0 भी एक संख्या है। संख्या रेखा पर हमने दर्शा दी 0। अगर हमको दर्शाने को बोला गया +1 दर्शाइए, ये दर्शा दिए +1, +2 दर्शाइए, ये दर्शा दिए +2। इस तरह से सारी चीज़ें प्लस वाली, फिर इधर माइनस में दर्शाइए तो माइनस में हमने दर्शा दिया। ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात आती है कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाए। तो रैशनल नंबर्स का अर्थ ही है रेशियो में होना। जैसे हमने बोला
2/3, 3/2। तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स के बारे में हम ये भी जान लें कि रेशनल नंबर्स होते कितने प्रकार के, परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो परिमेय संख्याएं भी आगे 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है समभिन्न, एक होता है विषम भिन्न, और एक होता है मिश्र भिन्न। अब ये भी समझ में आना चाहिए कि सम भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। तो सम भिन्न जैसे 2/3 हमने लिखा, तो जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो। विषम भिन्न किसे कहते हैं, जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो। और मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, तो जब विषम भिन्न को हम और वर्गीकृत करें, जैसे 3 में हम भाग दे दें 2 का। परिमेय संख्या का मतलब होता ही भाग देना, रेशियो में लिख रहे हैं हम, रिलेट कर रहे हैं अंश और हर को। तो जैसे हमने 2 से भाग किया तो 2 1 कम 2 बचा 1, तो इसी को हमने मिश्र भिन्न के रूप में लिख दिए 1 सही 1/2। 1 इंटीजर्स या 1 होल नंबर 1/2, 1 होल नंबर 1/2, ये हमारा मिश्र भिन्न हो गया। तो इस तरह से 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। तो सम भिन्न, सम भिन्न का मतलब है अगर ऊपर आपकी छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है, तो इसको सीधे समझ जाइए कि ये 0 और 1 के बीच की ये संख्या है, अगर वो प्लस में है। तो अगर वही माइनस में है तो 0 और -1 के बीच में। सम भिन्न का ये मतलब है। और अगर हमारे पास विषम भिन्न है, तो विषम भिन्न को हम ऐसे लिख के दर्शा नहीं सकते हैं, इसको विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है। और अगर हमने विषम भिन्न बदलना सीख लिए तो उसको संख्या रेखा पर दर्शा भी सकते हैं, जैसे 1 सही 1/2। अब मान लीजिए सबसे पहले 2/3 बताना है। तो 2/3 बताने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि किसके किसके बीच में ये संख्या आएगी। तो ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है तो ये सीधे सीधे समझ जाइए कि 0 और 1 के बीच में ये संख्या आएगी। अब इसके कितने भाग हैं 0 से 1 के बीच में, तो नीचे वाली संख्या जो 3 लिखा है उसको देख के समझ जाइए कि इसके 3 भाग होंगे, 1 2 3। अब 2/3, तो पहली संख्या पहला वाला ये जो है इसका मतलब है 1/3, इसका मतलब है 2/3 और इसका मतलब है 3/3। तो आपको पता चल गया कि 2/3 कहाँ पर है, तो ये है संख्या रेखा पर। अब बोला गया कि 3/2 बताइए, तो 3/2 हमने देख लिए एक पूर्णांक है और 1/2 यानी आधा है। तो बिल्कुल उसी के अनुसार हम एक और संख्या रेखा खींच लेते हैं। संख्या रेखा पर इधर 0 बना दिया। अब 1 तो हमारा पूर्ण संख्या है। अब इसी को नीचे वाले हर को देखकर हमको भाग करने हैं इनके। अब इसके कितने भाग करना है हमको, 2 भाग। 2 भाग में ये आ गया 1, और 1 और 2 के बीच की संख्या है, क्योंकि 1 से आधा ज़्यादा है, तो ये 1 और 2 के बीच की संख्या है। तो इसके भी हम कितने भाग करेंगे, क्योंकि बटे में 2 है तो इसके भी 2 भाग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फिर से 1/2, 1/2 और 2/2, वैसे ही 1/2 और 2/2। अब हमसे बोला गया कि 1 सही 1/2, एक पूर्णांक और 1/2, इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो एक पूर्णांक तो हमारा ये है, और इसके बाद आधा कहाँ है, यहाँ पर। तो 1 सही 1/2 हमारा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर आएगा। तो आप समझ गए होंगे इस तरह से। और यही अगर ऋणात्मक हो, तो ऋणात्मक हो तो अगर मान लीजिए ऋण 2/3 है, तो वो इस तरफ हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 2/2 हो गया ऋण में। तो ये हो गया हमारा ऋण 1/2। उसी तरह से हम इसको मिश्र भिन्न को भी बता देंगे। विषम संख्या को हमने नहीं बताया अभी। 3/2 अगर, हाँ वही है 3/2 विषम संख्या, उसी को मिश्र भिन्न बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या को हम सबसे पहले मिश्र भिन्न में बदलेंगे और मिश्र भिन्न को फिर हम प्रदर्शित करेंगे। फिर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आप पूर्णांकों को सीख गए हैं। फिर हमने इनको भी सीख लिया, परिमेय संख्याओं को भी। तो परिमेय संख्या यदि हमारी सम भिन्न है तो समझ जाना है कि 0 से 1 के बीच में है। विषम भिन्न है तो उसके अनुसार अब बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो देख के ही समझ में जाएगा, जैसे ही हम जितना हमारा पूर्णांक रहेगा तो उसके और उसके जस्ट बाजू वाले 1 और 2 के बीच में हो गया,
अगर यहाँ पूर्णांक 2 आ जाए तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगी संख्या, यहाँ 3 हो जाए तो 3 और 4 के बीच में वो संख्या आएगी, और उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। और प्रदर्शित करने के लिए इनके भाग कैसे बनाना है, तो हर को देखकर। अगर यहाँ 2 लिखा है तो 2 भागों में बांट दीजिए, 3 लिखा है तो 3 भागों में बांट दीजिए, 4 लिखा है 4 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, तो अभी तक आप देख चुके हैं कि अगर आपको पूर्णांक को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, वो चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो, तो आप उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसको देखकर। प्लस है तो प्लस की तरफ, माइनस है तो माइनस की तरफ। और वही अगर रेशनल आ जाए तो रेशनल में भी आपको पता चल चुका है कि अगर अंश छोटा है तो 0 और 1 के बीच की संख्या है, और यदि अंश बड़ा है तो उसको मिश्र भिन्न में बदल लीजिए, और पूर्णांक जितना आएगा तो उतना आगे की संख्या हो जाएगी, और बाकी बचा हुआ तो वो संख्या जितना भी पूर्णांक है उसके और उसके जस्ट बाजू में आने वाली संख्या के बीच में आएगी वो संख्या। और जो हर होगा, मिश्र भिन्न का जो हर होगा, उतने उतने भाग करना है। और फिर भी अगर आपको दिक्कत होगी, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं जल्दीबाजी में इस तरह से बता रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, मैं आगे उसको और बता दूंगा विस्तार से। अब हम बात करेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाएगा। तो इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं हम जानते हैं कि ये हो गया √2, वर्गमूल 2, √3, वर्गमूल 3, √4, √5, √6, √7, √8, √9। तो इस तरह से कोई भी संख्या हो सकती है। अब जैसे हमने ये √4 लिया, तो √4 हमको मालूम है कि वर्गमूल निकालने का तरीका होता है, लघुत्तम निकाल के हमने देखे कि उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 आया, तो √4 का तो 2 ऐसे ही आ गया, तो ये अपरिमेय संख्या तो ये है नहीं। उसी तरह 9 का भी 3 × 3 आ गया, इसकी भी जोड़ी बन गई तो 3 बाहर निकल गया, तो यह भी अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कुछ भी ऐसा दे दिया जाए कि इसको प्रदर्शित करके बताइए, तो हम उसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो उसकी ज्यामिति विधि है, उसकी ज्यामिति विधि यही है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है, और बहुत आसान है। जैसे हम लोग एक के बाद एक जोड़ने पर क्या आता है, 2, 2 के बाद एक जोड़ने के बाद क्या आता है, 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है √2, तो √2 में एक जोड़ देंगे हम तो आ जाएगा √3, √3 में एक जोड़ देंगे हम तो आ जाएगा √4, √4 में एक जोड़ देंगे हम तो आ जाएगा √5। तो इस तरह से साधारणतः बहुत आसान सी बात है ये, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ तो उसके अनुसार आपको अपरिमेय संख्याओं को कभी भी संख्या रेखा पर दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहला प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि भाई वर्गमूल 2 को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। तो जो मैथमेटिशियन लोग थे उन लोगों ने सोचा कि कैसे क्या करें, कैसे क्या करें। तो जो त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में बोले कि अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए और ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज बना लिया जाए, इसको दे दिए ए, इसको नाम दे दिए बी, इसको नाम दे दिया सी, और ये है समकोण त्रिभुज। अब अगर हम एक यूनिट ये ले लें और एक यूनिट ये ले लें और ये हमको बताना है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कि कर्ण का वर्ग, ये इसको कर्ण कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है, और इसको लंब कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये आधार को बेस कहा जाता है और कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कर्ण का वर्ग
कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। इसी को हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर कहते हैं। अब देखिए कर्ण हमारा क्या है, AC, तो ये हमने दे दिए AC का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC, तो BC की वैल्यू कितनी हमने मानी है, 1। आधार बेस कितना हमने माना है, 1, इसका भी हमने स्क्वायर कर देना है। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आएगा। और ये हमारा जो AC स्क्वायर चल रहा था साथ में, और AC की वैल्यू निकालना है हमको, इसकी वैल्यू निकालना है कर्ण की। तो AC का जैसे ही हमने स्क्वायर हटाया तो ये चमत्कार हो गया कि √2 आ गया। अब पहले हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम √2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। तो √2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए एक विधि बताई गई। वो ये विधि बताई गई कि सबसे पहले आप संख्या रेखा लीजिए, संख्या रेखा बना लीजिए, उस पर कोई बिंदु शून्य बना लीजिए, अंकित कर लीजिए, और शून्य से 1 यूनिट इधर ले लीजिए और 1 यूनिट ऊपर ले लीजिए जो परपेंडिकुलरली हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, यानी 90 डिग्री का हो, समद्विभाजक हो। हिंदी में समद्विभाजक कहते हैं, लंब समद्विभाजक, और अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमने ले लिए। अब समकोण कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर कंपास ले लिया आपने, यहाँ पर बिंदी से ऐसा खींच लिए, फिर यहाँ पर रख के उसी चाप से यहाँ काट दिए, फिर यहाँ पर रख के यहाँ काट दिए, फिर यहाँ रख कर यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ रख के यहाँ काटेंगे, तो ये आपका बन ही जाता है। ये तो आपको आता ही होगा। तो ये हो गया 1 यूनिट, ये हमारी ये भी हो गई, 1 यूनिट हमारी ये भी हो गई। अब हमने क्या किया, अपना प्रकार लिया, उससे इसको नाप लिया, और जितनी ये लंबाई थी इतनी लंबाई का हमने यहाँ पर सीधे सीधे भी खींच सकते, ये नाप इतना नाप लिए और इसी नाप से यहाँ पे आप काट दो यहाँ पर, और चाहो तो वहाँ से ऐसे काटते काटते ऐसे आ जाओ। और इसका भी कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे दिए O, इसका 0 है ये, तो इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C, और 1 यूनिट और इधर एक्स्ट्रा ले लेना है हमको, इसको नाम दे दो 2। मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, इसको नाम कुछ और दे दिया जाए, E नाम दे दिया जाए। और ये जहाँ पर कटा है तो इसको F नाम दे दिया जाए। 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेना है, क्यों? क्योंकि √2 जो है वो 1 और 2 के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में। 0 से यहाँ तक 1 हो गया, और 1 के यहाँ 1 यूनिट और ले लिए तो 2 हो गया। तो जितनी हमने लंबाई यहाँ नापी थी उसी लंबाई को हमने यहाँ पर काट दिया, या सीधे सीधे ऐसे जितना नापे थे यहाँ लग काट दो। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी √2 आ गई। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब मान लीजिए √3 बताना है, तो जैसे आपको 1 पता चल चुका है, मैंने यहाँ बताया था कि अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा। उसी तरह से अगर हमको रूट बताना है तो √2 के बाद √3 आता है, तो अगर √2 में 1 जोड़ दिया जाए तो 3 आएगा। तो हमको √2 तो पता चल चुका है, नाप लिए हमने। जैसे हम किलो का क्या करते हैं, 1 किलो अगर हमको पता है 5 किलो चाहिए तो किलो को 5 बार जोड़ दो। एक बेसिक यूनिट तो होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल यूनिट जब तक नहीं रहेगी तब तक हम डिराइव कर ही नहीं पाएंगे दूसरी यूनिट। वही तरीका है कि अगर हमारे पास 1 किलो या 2 किलो चाहिए तो 1 किलो 1 किलो 2 बार, फिर 4 चाहिए तो 2 किलो 2 किलो 2 बार कर दो तो 4 किलो। उसी तरह से हमको यहाँ पर भी कर देना है कि जब हमको √2 मिल गया है तो हमने √2 नाप लिए यहाँ पर, ये हो गया हमारा √2, और बस वही तरीका है। फिर यहाँ पर आप लंब समद्विभाजक खींचिए 90 अंश का, और उसका माप ले लीजिए 1 यूनिट, यानी √2 में 1 यूनिट जोड़ देना है, और यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है। अब इसको तो पहले 0 मान लो, बाद में इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C, यहाँ से 1 यूनिट और एक्स्ट्रा ले लेना है आपको, इसका नाम दे दीजिए आप D। और जब इसको हम नाप कर ऐसे काटेंगे जितना नापे थे तो यहाँ कहीं आएगा वो, तो उसका नाम दे दीजिए E। बहुत आसान सी बात है। अब इसको करके देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो अगर हमने AC का स्क्वायर माने कर्ण का वर्ग
ए बी का स्क्वायर यानी आधार का वर्ग, आधार और लंब किसी को पहले बाद में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बी सी का स्क्वायर, ठीक है, यानी लंब का वर्ग। तो ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा √2 है, उसका वर्ग कर दिया हमने। बी सी हमारा क्या है, 1 है, 1 का वर्ग कर दिया हमने। तो √2 का वर्ग करेंगे हम तो फिर से 2 की जोड़ी बन जाएगी, 2 आ जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 और 1 हो गया 3। और जैसे ही हमने यहाँ का जो वर्ग था ए सी के पास, वर्ग का पक्षांतर धन का पक्षांतर करेंगे, प्लेस रिप्लेसमेंट करेंगे तो धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है, गुणे का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है, और वर्ग का वर्गमूल हो जाता है। तो फिर हमको मिल गया √3। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार भी बता दिया कि √3 ऐसे आएगा, मतलब ये जो कर्ण की वैल्यू है यही √3 है, यह जो कर्ण की वैल्यू है यही √2 थी। ये जो कर्ण की वैल्यू है यानी इसकी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, वही √2 है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 है, √3। तो इसको हमने नाप लिया और संख्या रेखा पर जितना नापे थे हमने वहीं काट दिए उतना। तो यही जो हमने काटा है यही हमारा √3 है, ठीक है। तो इसी तरह से हमको दर्शाना है। अब चाहे √4 हो, √5 हो, कुछ भी हो, तो बस उसके पहले वाली संख्या आप ले लीजिए। जैसे 3 बताना था तो √2 ले लिया, 4 बताना है √4 तो √3 में 1 यूनिट जोड़ देना है, 5 बताना है तो √3 में √4 में 1 जोड़ दिए तो 5 हो गया। तो मेरा ख्याल है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब हमने रेशनल और इरेशनल नंबर किया, परिमेय और अपरिमेय, तो दोनों का अंतर समझ लेना बहुत ज़रूरी है। रेशनल नंबर जो हैं, जैसे हमने बोला 3/2, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 1.5 को हम संख्या रेखा पर बड़ी आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन अगर इरेशनल नंबर बोला गया कि √2, तो √2 को जब हम निकालेंगे तो इसका हमको मालूम है रिजल्ट 1.414 और आगे बहुत सारी संख्याएं ऐसे आती हैं। तो इसका हम परिमेय भिन्न बदल सकते हैं। 1.5 को फिर से हमने 1.5 का दशमलव हटा दिए तो 15/10 आ गया, फिर काट लेंगे हम तो 5 × 15, 5 × 10, फिर से उसी रूप में कन्वर्ट हो गया वो, फिर से 3/2 आ गया। लेकिन जहाँ पर इस तरह की संख्याएं आती हैं इसको अपरिमेय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसको आप फिक्स रूप बता नहीं सकते हैं इस तरह से जैसे परिमेय को बता दिया था, इसीलिए इसका नाम हमने इरेशनल बोला। अब रेशनल माने, तो रेशनल की हिंदी मीनिंग होती है तर्क संगत, जिसका हम तर्क दे सकते हैं। हमने बता दिया कि भाई 3/2 1.5 होता है, और फर्दर फिर से बता दिया कि 1.5 फिर से 3/2 हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन √2 हमने बोला 1.414 और 2 3 5 7 जितना भी आए, तो इसको हम फिर से अगर इस रूप में लाना चाहें तो इस रूप में फिर से नहीं ला सकते हम, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इरेशनल, अतार्किक। परंतु यह भी एक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और इसका भी प्रदर्शन हमको संख्या रेखा पर करना है। तो ये प्रदर्शन जो है इरेशनली इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि किसी भी संख्या के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं। जैसे हमने बोला ये, अब यहाँ पर 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, कुछ भी ले लिया, जैसे यहाँ पर हम लिया है, ये अंदाज़ा हम कर रहे हैं, इरेशनली बता रहे हैं, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं बता रहे हैं। जैसे हम 1.5 को हम परफेक्ट बता देंगे कि बिल्कुल इसी जगह पर आएगा, और इसको एक हमने अनुमान लगाया है जो लगभग बराबर ही बैठता है, परंतु ये परफेक्ट नहीं है, फैक्ट नहीं है। मेरा समझना है कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। रैशनल माने जिनको हम परफेक्टली संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और इरेशनल माने जिसको हम परफेक्टली नहीं बता सकते हैं, परफेक्ट नहीं बता रहे हैं हम, ये हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में भी अनंत बिंदु हैं, अनंत संख्याएं हैं। तो इरेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका यही है जो पाइथागोरस ने हमको दिया था पाइथागोरस प्रमेय के रूप में, कि पाइथागोरस प्रमेय के रूप में हम संख्याओं को निरूपित कर लेंगे और इसकी वैल्यू इतनी होगी, अब इतनी होगी, अब उसी के अनुसार हमने यहाँ पर उसको दिखा दिया। लेकिन वास्तव में अगर हम √3 को यहाँ पे दिखाना चाहें हल करके इस तरह से, तो इस तरह से हम एक एक अंक संख्या बहुत लंबा हो जाएगा, बड़े
उलझन का काम है वो, उसको हम ठीक से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है, समझना है कि आपको मैं समझा पाया हूँगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट्स करें, तो मैं और भी विस्तार से इसको बताऊँगा। वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अभी 30 मिनट हो गए हैं, और आजकल आप लोगों को ज़्यादा लंबा देखने में दिक्कत है। आप लोग सोचते हैं कि जादू हो जाए, कुछ जल्दी जल्दी कोई बात समझ में आ जाए, और पढ़ाई लिखाई ऐसा है, कोई जादू तो है नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेचुरली पढ़िए, 30 मिनट 35 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है, और नेचुरली अच्छे से अगर आप समझेंगे बिना किसी बोझ के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी काम आप करें तो बहुत अच्छे से करें, तो उसको करने का कोई लाभ निकलेगा, कुछ फल मिलेगा। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा बात ना करके, वीडियो और बड़ा हो जाएगा। आप समझिए, इसको करिए, और जहाँ दिक्कत होगी आप फिर बताइए। अब रिवीजन करने का ऐसा है कि आप समझ चुके हैं, फिर से मैंने रिवीजन कराया था, और यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको बता दिया कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम फैक्ट है, वो फैक्ट। अपरिमेय जो फैक्ट तो है, मगर उसको हम अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर सकते, बिल्कुल फैक्चुअल फैक्ट नहीं दे सकते यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्टली नहीं यहाँ शो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका प्रकृति ही ऐसी है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसको हम इस रूप को इस रूप में नहीं बदल सकते। इस रूप को इस रूप में बदल सकते हैं, इस रूप को इस रूप में भी बदल सकते हैं। इसको आपने बदल तो दिए इस रूप में, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा ये अनुमान हम नहीं लगा सकते। अनंत है ये, अनंत। यहाँ पर कोई रिपीटिंग नहीं है, कोई टर्मिनेटिंग नहीं है, कोई रिकरिंग नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। चलिए वीडियो को और लंबा ना करके अब यहाँ इसको कंप्लीट करते हैं, बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।